नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। मैं अजीज आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही दिनांक 20 अक्टूबर 2021 का पेपर हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आने वाली जो हमारी लिखित परीक्षा है इसमें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप सभी जुड़े रहिए और हम दैनिक रूप से आपके लिए बहुत ही नए नए प्रश्न और जो आपकी परीक्षा में रेलेवेंट सवाल हैं यानी सारगर्भित सवाल हैं उन सवालों का संग्रह पेश करेंगे। आइए चलते हैं पहले सवाल पर और देखते हैं कि इस पहले सवाल में क्या खास है। चलिए आते हैं हमारे पहले सवाल पर। पहला सवाल है हमारा, क्या 86,735 11 से भाज्य है? तो या तो भाजकता का नियम लगाइए या फिर सीधा भाग करके देखिए। हम नियम लगाते हैं तो भाजकता के नियम में 8, 6, 7, 3, 5। वैसे तो दोस्तों 11 से भाजकता के कई नियम हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप उन अंकों को देखिए जो यहां पर विषम स्थानों पर लिखे हुए हैं, यानी 8, 7 और 5। उन अंकों को भी देख लीजिए कि जो सम स्थानों पर लिखे हुए हैं, ये सम स्थानों पर। यदि आप सम स्थानों पर या विषम स्थानों पर दिए गए अंकों का योग करेंगे तो ये आएगा आपका यहां पर 20 और सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका जो योग है वो आएगा आपका 9। क्लियर? यदि दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, यदि इन दोनों का अंतर यानी सम स्थान और विषम स्थान पर जो संख्याएं हैं इनका यदि आप अंतर करेंगे और वो 11 से भाज्य है तो आपकी जो संख्या है वो भी 11 से भाज्य है। तो आपके पास में यहाँ पे जो उत्तर है वो 11 आया है और 11 से भाज्य होता है। इसका मतलब आपका 86,735 भी 11 से विभाजित होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आंसर है वो ए रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बिल्कुल सूत्र का सवाल है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो हमारा यहाँ पे सूत्र खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आप कहेंगे सर ये सूत्र तो आपने लिख दिया, इसे समझा भी दो। आप मेरा एक छोटी सी मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी संख्या देता हूं। अब हम 4 को a मान लेते हैं, b को हम 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप कहें तो मैं पहले ही सॉल्व कर देता हूं। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा, उसका स्क्वायर उत्तर 1 आना चाहिए। क्लियर है? लेकिन इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो उसके लिए ए स्क्वायर यानी आपको करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आपको करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे में ए गुणे में बी। कोई दिक्कत आपको नहीं? 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 इंटू 4 8, 8 तिया 24। 16 और 9 की गिनती कितनी होती है? तो 16 और 9 की गिनती जो होती है वो 25 होती है। फिर उसमें से 24 चला जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा? 1। क्लियर? यहाँ पर भी मान कितना बचा? 1 और यहाँ पर भी कितना आया? 1। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। यानी यदि मैं 4 माइनस 3 के होल स्क्वायर को खोलूं और उसे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 ए बी अगर मैं लिखूं तो इसके लिखने में इसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। आप चाहें तो हर फॉर्मूले को आप ऐसे खोलकर देख सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल, 1/2 का कौन सा भाग 3/8 है? चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैं कहता हूं, मेरा सवाल है 8 का कौन सा भाग 4 है?
तो आप कहेंगे कि 8/4 यानी 2, यही तो है। तो 1/2 का कौन सा भाग 3/8 है, नीचे से काटा ऊपर ले गए 8/3 उल्टा हो जाएगा, 2 से 8 कट गया आपका यहाँ पे 4 बार, आंसर आएगा 4/3। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 4/3। बढ़े आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत अच्छा है। 0.6 का गुणा 0.6 से, इस सवाल को यहीं पे रोक लेते हैं। तो 0.6 का गुणा सर 0.6 से करोगे तो 6 का 6 से गुणा कर दोगे, पूरा लिख देता हूँ चलो, 0.6 तो 6 और 6 का गुणा तो सर 36 हो गया। पॉइंट और पॉइंट संख्या एक यहाँ एक यहाँ, पॉइंट के बाद 2 संख्या लगा दिया। क्लियर हो रहा है? अब इसमें 0.6 जोड़ना है, तो 0.6 जोड़ना है तो पॉइंट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा और 0.6 यहाँ आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा ये 6 और 3 9 और ये पॉइंट, तो आपका आंसर आएगा 0.96। थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब आंसर आएगा तो आप एक बार हल्का सा चौंक जाएंगे, लेकिन आप कैलकुलेशन करना, देखना यही आपका आंसर होगा। बढ़े आगे। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी। यदि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी है तो उसे 20% लाभ पर बेचकर अगर वो बेचता है तो उसने टॉफ़ी किस दर से खरीदी। यदि उसे यहाँ पर दर पता करवानी है, मतलब दर का मतलब अब ये हो गया कि यदि 1 रुपये में हम 12 टॉफ़ी खरीद रहे हैं और 20% का मुनाफा भी कमाना चाहते हैं तो हमें टॉफ़ी किस दर से बेचनी होगी। मतलब हो सकता है कि शायद नॉट आंसर हो, लेकिन 1 रुपये की 14 टॉफ़ी बेचकर तो मैं 20% मुनाफा नहीं कमा सकता। तो मेरी कीमत कैसे आएगी? तो एक टॉफ़ी की कीमत हो जाएगी हमारी यहाँ पर 1/12। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक टॉफ़ी का मूल्य। एक टॉफ़ी का मूल्य हो जाएगा आपका 1/12। फिर उसने बोला कि 20% का लाभ कमाना चाहता है। कोई भी संख्या अपने आप का 20% होती है, सॉरी 100% होती है। 20% का मुनाफा है तो 120%। 12 से आपका 120 कट गया आपका यहाँ पर 10 बार, और आपके पास में उत्तर आया 10/100। 10/100 यानी आपके पास में उत्तर आया 1/10। कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 का मतलब हो गया सिंपल सी बात कि 1 रुपये में 10 टॉफ़ी। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, एक बार पुनः सुन लीजिएगा। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदी तो एक टॉफ़ी का मूल्य हो गया 1/12। 20% का लाभ कमाया यानी 120/100 का गुणा हो गया, आपस में काटाकाटी कर दी, 10/100 1/10 यानी 1/10 का मतलब हो गया 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। इसने बोला है समबाहु त्रिभुज की परिमिति क्या होती है। समबाहु की यदि हम बात करें यहाँ पर तो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो सभी भुजाएं समान होगी तो ये भी हमारी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, और अगर ये तीनों यहाँ पर समान हो रही है तो हमने कहा था कि तीनों भुजाओं का योग। आ गई बात समझ? तो यहाँ पर कोई भी भुजा दी हुई है उसको यदि 3 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसकी परिमिति हो जाएगी 3 इंटू में भुजा। क्लियर? कोई डाउट? अगला सवाल। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। यदि हम 10 पाइप की बात करें, किसी टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, यदि 3 पाइप खराब हो जाएं, 3 पाइप खराब हो जाएं यानी हमारे पास में पाइप बचेंगे 7। हो जाने से टंकी कितने समय में भरेगी, यानी जो भी मिनट हैं वो हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वो भी दूसरे वाले पक्ष के। कोई डाउट नहीं है? यहाँ पर लिख दिया M2 अपनी जगह, 10 इंटू में 28 और बटे में 7। 7 से आपका 28 कट जाएगा यहाँ पर 4 बार और आपके पास में आ जाएगा 40 मिनट।
यानी सिर्फ 40 मिनट लगेंगे आपको यदि आपके पाई 3 खराब हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो दोस्तों ए राइट होगा। तो आप एक बार देख लेना। अब आता है 3 संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, 2:3:4 है और उनके वर्गों का योग, अच्छा, वर्गों का जो योग है वो 1044 है। कोई दिक्कत? तो यहां पे अनुपात लिख देते हैं। अब एक मेरी सिंपल सी बात सुनना, सर जब योग की बात आती है आप योग करवाते हो, अंतर पे अंतर करवाते हो, गुणा पे गुणा करवाते हो, लसप पे लसप निकलवाते हो, मसप पे मसप निकलवाते हो। सर अगर वर्गों का योग दिया है तो आप क्या करोगे? मैंने कहा जो भी अनुपात दिए हुए हैं उनका वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। क्योंकि यहाँ पे वर्ग किया है तो एक्स स्क्वायर, जो बात आपको कक्षा में समझाई थी वो बात दिमाग में रख लेना, बाकी कुछ नहीं करना। आपका यहाँ पर हो जाएगा 1044। योग की बात हो गई, योग कर दीजिए। 16 और 9 हो गए 25, 25 और 4 हो गया आपका 29। 29 बराबर आप 1044 बता रहे हैं, 1 बराबर हो गया 1044 बटे में 29। लगभग मान जो है वो आएगा आपका 36। क्योंकि आपने वर्ग किया था तो कहीं ना कहीं एक्स पे स्क्वायर की घात चढ़ी थी, बराबर हो गया आपका 36। ये हटाया, आपका हुआ यहाँ पर 6। 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, 6 का 3 से 18, 6 का 4 से 24। क्लियर? आप 12 का, 18 का और 24 का वर्ग करके उनका योग कीजिएगा तो आंसर जो है वो 1044 ही आएगा। उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, हम इसका आंसर देंगे 12। क्लियर? अगला सवाल, एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है, यानी उसकी जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर हो रही? तो 3 मिनट में जाता है तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में यहीं बदल दो। तो 18 से जब ये 36 कटा तो ये 2 बार कटा, आपके पास में उत्तर आया 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी का जो सूत्र होता है पूरा बता रहा हूँ, वो होता है चाल गुणे में समय। चाल यहाँ पे 10 है, समय कितना? तो 3 मिनट, तो 1 मिनट में जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो 3 मिनट में हो गए आपके 180 सेकंड। तो यहाँ पर आपका लग जाएगा 180। 10 और 180 का गुणा करोगे तो उतना उत्तर आएगा आपका 1800 मीटर। और 1800 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.8 किलोमीटर। तो अगला आंसर होगा आपका ए, यानी 1.8 किलोमीटर। क्लियर? चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? तो एक बार हम क्या करते हैं, 200 के अंदर 13 का भाग देते हैं और एक बार हम 500 के अंदर 13 का भाग देते हैं। जो भी दोनों के उत्तर आएंगे उन्हें घटा लीजिए तो बीच वाली संख्याएं आपके सामने आ जाएगी। तो 13 एकम 13, नीचे बचा 7, 0, 13 पान 65, कुछ भी बचे लेकिन हम कहेंगे कि 15 बार पूरा भाग जाता है। 13 तिया 39, 11 बच गया 0, 13 आठे 104, नीचे 6 बचता है, लगभग 38 बार पूरा जाता है। 38 और 15 का जो अंतर होता है, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी इन दोनों के बीच में 23 ऐसी संख्याएं होगी जो 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर 23 कहीं दिख नहीं रहा है, तो जो ऑप्शन है वो हम नॉट लगा देंगे। चलते हैं अगले सवाल पर कि 4 घंटियाँ हैं, 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 12 बजे एक साथ बजे तो बताएं वापस इकट्ठा कब बजेगी? ठीक है,
तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले 6, 8, 12 और 18 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 से गया हमारा 3, 8 में जाएगा नहीं, 6 बार 8 में जाएगा 4 बार 6, और फिर यहाँ जाएगा आपका 9। फिर 2 से करते हैं हम, 2 से हो गया हमारा 3, 2, 3 और 9। इसके बाद वापस हो जाएगा आपका 2 से 3, 1, 3 और 9। फिर आपका हो जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 1, 1, 1, 3 और फिर 3 से। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूना 72। तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर 72 सेकेंड। क्लियर? यानी 72 सेकेंड से ये जो घंटियाँ हैं ये वापस एक साथ बजेंगी। 72 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट 12 सेकेंड। हम इसको लिख सकते हैं, 12 बजे बजी थी यानी 1 मिनट और 12 सेकेंड बाद वापस बजेगी, यानी 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकेंड पर ये घंटियाँ वापस इकट्ठा बज जाएगी। क्लियर? अगला सवाल, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है? तो मैंने 1 रुपये उधार दिया और मुझे वापस मिल गए 2 रुपये, तो मुझे ब्याज मिला 1 रुपये का। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा मूलधन, मेरा समय, मेरा दर और मेरा ब्याज। ब्याज के रूप में 1 रुपया, मूलधन का 1 रुपया और समय यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है और दर मुझे ज्ञात करनी है। तो दर का जो सूत्र होता है वो होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में समय। ये कट गया और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और उन सब पर वर्ग संख्या लगी हुई है का औसत क्या होगा? बिल्कुल क्लियर है। कहीं आप बीच वाला मान 4 का वर्ग स्क्वायर उसको करके और उसे आप यहाँ पर जो है औसत ना बना देना, ठीक है। तो 1 का वर्ग हो गया आपका 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये 36 और ये गुण 50। इन सभी राशियों को आप जोड़ेंगे, राशियों का योग जो होगा वो 140 आएगा और राशियों की संख्या यानी 7, तो आपका जो औसत होगा वो 20 होगा। तो इसका आंसर बी राइट माना जाएगा। आप इस सवाल को वापस से चेक करना। अगला बहुत अच्छा सवाल आ रहा है कि निम्न में से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है? यानी इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये वाला जो त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यदि हम पूरे हमारे वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वो हमारा आंसर होता केवल यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा जो आंसर, क्योंकि ये थीटा दे रखा है, पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है, आप याद रखिएगा। इस टाइप का सवाल कभी आए सामने तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर लगा के आप आंसर को राइट कर सकते हैं। अगला सवाल है सादृश्य कीजिए, यानी कहीं ना कहीं एनालॉगी की बात हुई है। सादृश्य में तो 7 का रिलेशन जो है वो 45 के साथ में देखना है। कई बच्चे गलती करते हैं, अनुपात बना देते हैं, वो काम नहीं करना है। तो 7 का 42 से 7 का 42 से तो 7 छंगा 42 और प्लस 3 करूं तो यहाँ पर आ रहा है 45। तो वैसे ही 5 का गुणा यदि 6 से करूं तो आ रहा है 30, प्लस का 3 करूं तो आ रहा है 33। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा जो है वो राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ए व बी भाई हैं, तो ए व बी भाई हैं, सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, डी का भाई है और उसने बोला है सी डी की बहन है, तो सी डी की बहन है। डी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि ये जो है ये यहाँ पर लड़का है या लड़की है। तो बताओ, इसने पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है। तो बी का सी से क्या संबंध है? तो सी का पिता है ए
और बी जो है ये एक का पहले ही हमने बोला था कि यहाँ पर भाई है, तो आंसर जो होगा वो चाचा राइट हो जाएगा। अगला, किसी कक्षा में राम का ऊपर से क्रमांक या आगे से क्रमांक जो है वो 8वां है और पीछे से या नीचे से जो भी कहें ये क्रमांक 28वां है। कोई दिक्कत? कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 8 अगर यहाँ है तो 7 यहाँ है और 28 यहाँ है तो 27 यहाँ है। तो 27 तो पीछे है, 7 ये, एक वो स्वयं, तो 7 और 7 14 और एक 15, 15 का 5 और हासिल 1 यानी 35। तो कक्षा में कुल 35 बच्चे। क्लियर? अगला सवाल कि यदि एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा ये है तो APPLE, तो BQQMF, मुझे तो सीधा एक बढ़ता नज़र आ रहा है। सिंपल है, मुझे तो एक बढ़ता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे यदि हम चलते हैं तो PQRST सब में T है, C के बाद में D है, GHI, I सब में है, MNO, PPP ये नहीं होगा, MNO, OPPO ये भी नहीं होगा, LM ये आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी तरीके से वर्बल प्रैक्टिस में भी ये आंसर कर सकते हो। अगला सवाल, वी जातीय छांटिए, सूत, टेरिन, रेशम, ऊन। ऊन की यदि बात करें, प्राकृतिक सूत, प्राकृतिक रेशम, प्राकृतिक टेरिन जो है वो निर्मित धागा होता है, तो इसका आंसर होगा टेरिन, ये प्राकृतिक नहीं है। यदि आगामी कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो, यानी कल के बाद बृहस्पतिवार, यानी ये आज का दिन, ये अगला दिन और यहाँ पे आपका गुरुवार बोल रहा है, तो इसका मतलब आज जो वार है वो है मंगल। तो बीते हुए कल, बीता हुआ कल जो हो गया वो कहीं ना कहीं सोमवार हो गया। बीते कल के पिछले दिन जो है वो रविवार हो गया। कौन सा दिन था? तो हम कहेंगे यहाँ पर रविवार था। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ ये पेपर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ में डिस्कस कीजिए, हमसे डिस्कस कीजिए। और हमारे जो बैचेस हैं वो बिल्कुल रनिंग हैं, बैचेस बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं की गई है। चाहे परीक्षा स्थगित हो गई है, 31 को परीक्षा नहीं है, लेकिन जो बैच हैं वो बिल्कुल नियमित रूप से चल रहे हैं। मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, जो हमारे उदयपुर रैली के, अजमेर रैली के जो भी विद्यार्थी हैं या सेंटर के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को मैंने टाइम टेबल भेज दिया है। नया टाइम टेबल उनके पास में आ गया है। आप सभी उस टाइम टेबल से अपनी कक्षाओं का ध्यान कर लीजिएगा और नियमित रूप से कक्षा से जुड़े रहिए, क्योंकि हमें अपने सपनों को एक नई उड़ान देनी है। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर से एक नए वीडियो के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति किसकी बात कर रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की मूलभूत राशियां क्या है? तो एक बात आप ध्यान रखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति बनाई गई थी वो 1970 के अंदर बनाई गई थी। और इसमें आपको पूछ रहा है कि मूलभूत राशियां कौन कौन सी है। क्या पूछ रहा है? मूलभूत राशियां कौन कौन सी है। तो जो मूल राशियां हैं वो कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें ये द्रव्यमान वो होता है, विद्युत धारा भी होती है, ज्योति तीव्रता, तापमान, लंबाई, समय। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6। एक और बच गई है, वो हो जाएगा आपके पदार्थ का परिमाण। और पदार्थ का परिमाण किस में काउंट किया जाता है? मोल के अंदर। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय और पदार्थ का परिमाण, ये सारी की सारी मूलभूत राशियां होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से, किस किस का अनुपात बोल रहा है ये? संवेग जिसे P बोलते हैं, और संवेग का सबको पता है कि जो सूत्र होता है P बराबर होता है आपके mv। क्या होता है? P बराबर mv। अच्छा, ये संवेग और वेग का अनुपात बोल रहा है, मतलब जो ये v है इस वेग को इधर लेके आ रहा है, तब इसका अनुपात बन जाएगा P बटा v। ठीक है, और इधर क्या बच गया? m। और m बराबर होता क्या है? m बराबर होता है इंग्लिश में मास, और जिसे बोलते हैं द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात से जो राशि प्राप्त होगी वो आपके हो जाएगा द्रव्यमान। कौन सी हो जाएगी? द्रव्यमान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में
गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब जो चलती हुई होती है, और स्थितिज ऊर्जा मतलब एक जगह पे स्थिर हो और उसमें जब अपन कोई भी चीज एनर्जी भरते हैं तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो जो गतिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², यही होता है। ठीक है, अच्छा अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, और उसमें से अपने को बताना है कि किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। किस में गतिज ऊर्जा नहीं है मतलब ये किसका बोल रहा है कि उसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो बोल रहा है चली हुई गोली, और चली हुई गोली में तो गति होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है बहता हुआ जल, और बहते हुए जल में तो मतलब गति हो रही है, तो ये भी सही नहीं होगा। अच्छा चलता हथौड़े की बात कर रहा है, हथौड़ा चल रहा है मतलब उसके अंदर भी गति हो रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब जो गतिज ऊर्जा का चौथा ऑप्शन दिया हुआ है खींचा हुआ धनुष, और धनुष को जब खींचते हैं तो वो अभी रुका हुआ है, और इसके अंदर खींचने से कौन सी ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हो गई, वो हो जाएगी आपके स्थितिज ऊर्जा। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या बोल रहा है, बॉल पेन बोल रहा है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो बॉल पेन होता है वो आपके पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। और एक और पूछा जाता है कि जो वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल क्यों होती है, वो भी किसके कारण होती है, पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। किसका पूछा है, बेकिंग सोडा। और जो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3, और जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा वो, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा इसके उपयोग की बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो आपके जो अग्निशामक यंत्र होते हैं मतलब आग बुझाने वाले जो यंत्र है उसमें प्रयोग में लिया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में। और जो खाने का सोडा आता है वही इसी को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बॉयल का नियम, क्या पूछा है, बॉयल का नियम किस प्रक्रम के लिए मान्य है। तो जो बॉयल का नियम है वो समान ताप के लिए होता है। जो समान ताप पर बॉयल का नियम समान ताप के लिए होता है, और इसका जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समान ताप पर किसी भी पदार्थ का जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है। क्या पूछा है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व। तो मिट्टी के तेल में सोडियम रखा जाता है जिसका प्रतीक Na होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। और इसे मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको जब बाहर रखेंगे तो ये हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आशा की धातु है। किसका पूछा है, आशा की धातु, या फिर जिसे बोलते हैं मेटल ऑफ होप। क्या बोलते हैं, मेटल ऑफ होप। किसे कहा गया है, तो जो मेटल ऑफ होप होती है वो आपके यूरेनियम को कहा गया है आशा की धातु। ठीक है, अगला क्वेश्चन सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस कौन सी है, जिसमें वह गैस जिसमें सड़ी हुई मछली के जैसी दुर्गंध आती है वो हो जाएगा आपके ओजोन। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का सूत्र की बात करें तो वो हो जाएगा O2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहवनी पौधों में पानी किसके द्वारा ऊपर पहुंचता है। सहवनी पौधों में जो पानी है पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लोएम उत्तक के द्वारा, पेरेनकाइमा उत्तक द्वारा, मेरिस्टेम द्वारा, या फिर जाइलम के उत्तक द्वारा। तो जो ये जाइलम होता है, ये जो जाइलम है वो जाइलम आपके जल का सेवन करता है। किसको, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। और जो ये आपके फ्लोएम है, ये फ्लोएम आपके खाद्य पदार्थ या फिर जिसे बोल सकते हैं खाद्य पदार्थ या फिर फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है, खाद्य पदार्थों को। ठीक है, तो पानी लेके जाने का कार्य कौन करेगा, आपके जाइलम। अगला क्वेश्चन, प्याज का खाद्य भाग होता है। प्याज का जो खाने वाला भाग होता है वो कौन सा होता है। रूपांतरित जड़ें होती है, नहीं जड़ें तो नहीं होती है। वायव्य पुष्प भी नहीं होते हैं, और वायव्य तना, नहीं तना भी नहीं होता है। और जो गुद्देदार पत्ते, मतलब जो प्याज का खाद्य भाग जो होता है वो हम क्या खाते हैं, गुद्देदार पत्ते खाते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर का तेल। तो कोड लिवर का तेल किससे प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है। अच्छा, वो जो तेल है वो किस विटामिन से समृद्ध होता है, मतलब उसमें कौन सा विटामिन परिपूर्ण होता है? तो उसमें विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी, और जिसका रासायनिक नाम है आपके कैल्सीफेरॉल। कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और इस कोड लिवर तेल में जो विटामिन डी है वो फुल होता है। अच्छा, विटामिन डी की कमी से 2 रोग हो जाते हैं। अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से मेरस्मस रोग, और अगर वयस्क आदमी में बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया। किसकी क्रिया? क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपके कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी उंगली नुमा संरचना होती है, जो आपके पावर हाउस कहलाता है, और इसी के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? तो जो ये लेगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं वो आपके अग्नाशय में उपस्थित होती है। अग्नाशय कहाँ होता है? तो ये जो आपके छोटी आंत होती है, कौन सी? छोटी आंत, और छोटी आंत के इधर साइड में ये होती है आपका अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, और जिसका नाम और होता है एक पैनक्रियाज। कौन सा होता है? पैनक्रियाज। और इसकी जो खोज है वो खोज की थी लेगरहैंस ने की थी। किसने की थी? लेगरहैंस ने की थी। इसीलिए इसने अपने नाम के ऊपर ही जो इसके अंदर जो ये द्वीपिकाएं पाई जाती है उसको नाम दे दिया लेगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लेगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? वह पदार्थ जो उत्सर्जन किया जाता है और वो सबसे ज्यादा विषैला है, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके अमोनिया। कौन सा हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। और जो जलीय जीव है जैसे मछली वगैरह है वो इसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं कलाव सर और मैं आपके सामने लेके आया हूँ जीके का पेपर सोल्यूशन। ये रहा अपना पहला सवाल आज का जीके का। कोटा शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो साथियों, कोटा शहर है वो है राजस्थान के अंदर चंबल नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी किनारे स्थित है कोटा शहर। यमुना नदी किनारे स्थित है, आप जानते ही हो, दिल्ली और आगरा। दिल्ली प्लस आगरा ये स्थित है यमुना किनारे। और गंगा नदी किनारे तो इलाहाबाद हो गया अपना। पटना हो गया, हरिद्वार हो गया। ठीक साथियों, काफी शहर है जो गंगा नदी किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। म्यांमार में स्थित है हुकांग वैली। हुकांग वैली ये विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है, हुकांग वैली उसका नाम है। और 21 देश में स्थित है, ये स्थित है म्यांमार में। और जो भारत के अंदर है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क, उसका नाम है श्री सैलम। श्री सैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व पार्क। टाइगर रिजर्व पार्क यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है और यह स्थित है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जानते हैं? यानी विश्व के जो ठंडे रेगिस्तान है ना, उनको और किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, उनको जानते हैं टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, ठंडे स्थानों को या ठंडे रेगिस्तान को बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। और ये टेगो, स्टेपी, प्रेरी ये सब घास के प्रकार है, घास के मैदान। ये विश्व के अलग अलग स्थानों पर घास के मैदान है, घास के मैदान।
और अपना सवाल था ठंडा रेगिस्तान, उसको बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो साथियों इतिहास का पिता कहते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ये इतिहास के पिता कहलाते हैं। अगला सवाल देखते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों बौद्ध धर्म का फेमस ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? सितार एक वाद्य यंत्र है और इसका जनक है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो को सितार का आविष्कारक मानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मैंने आपसे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सन पूछा है। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885। ऑप्शन नंबर बी 1885। एक बात और है यहाँ पे कि जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नाम आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी का। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। एक पूछता हूं आपसे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब का। बदरुद्दीन तैयब ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक आपसे पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो नाम आता है श्रीमती एनी बेसेंट का। श्रीमती एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और एक आपसे पूछता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो नाम आता है श्रीमती सरोजनी नायडू का। ये 4 फैक्ट है, यहां से सवाल निकलता है, थोड़ा ध्यान रखना। सरोजनी नायडू। ठीक साथियों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना हुई? तो साथियों वो राजा है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के काल के अंदर ही सर टॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए आते हैं भारत के अंदर और वो मुलाकात करते हैं जहांगीर से। और ये बात है 1615 ईस्वी, 1615 का टाइम था। 1615 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के लिए। ठीक साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इजी सवाल है। तो साथियों राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो साथियों सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, और यह स्थित है तिब्बत के अंदर, तिब्बत। और यहां से सिंधु नदी का क्या उद्गम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ ये 4 राज्य है, इन 4 राज्यों में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो साथ ही इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या वो देखिए। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, ये कर्क रेखा के भारतीय राज्यों की ट्रिक है। राम सिंह के राजसत हो गया राजस्थान, म से हो गया मध्य प्रदेश यानी एमपी,
झारखंडीस हो गया झारखंड राज्य। 6 से हो गया छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़। पंगु के प से हो गया पश्चिम बंगाल, और पंगु के गु से हो गया गुजरात राज्य। मी से हो गया मिजोरम, और त्र से हो गया त्रिपुरा। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से छूते हैं। तो अभी में देखिए, एमपी है ऑप्शन के अंदर, बिल्कुल है, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, गुजरात से भी निकलती है और झारखंड से भी निकलती है, यूपी से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश में से कर्क रेखा नहीं गुजरती, और अपन ने यहाँ पूछा नहीं, तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे यूपी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बक्सा। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, बक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल राज्य में बक्सा बाघ परियोजना स्थित है। एमपी के अंदर आप जानती हो कान्हा बाघ परियोजना, एक कान्हा है, एक पन्ना है, एक पेंच है, एक बांधवगढ़ है, बांधवगढ़। ये सारी बाघ परियोजना एमपी के अंदर है। राजस्थान में आप जानते हो रणथंभौर बाघ परियोजना, ये राजस्थान के अंदर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। गुजरात के अंदर तो गिर अभ्यारण्य है ही, गुजरात में गिर अभ्यारण्य जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ परियोजना। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। भारत में याक अधिकतम किस क्षेत्र में मिलता है? याक एक पशु का प्रकार है जो मतलब ऊंट जितना लंबा या बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है याक पशु, और ये अधिकतर बर्फीले भाग में पाया जाता है। तो जो भारत का बर्फीला भाग है वो अधिकतर जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। तो अधिकतर, मैंने आपसे पूछा अधिकतम याक, तो यहाँ होगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर में याक पाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा सर्वाधिक मात्रा के अंदर, तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है लद्दाख के अंदर, लद्दाख में सर्वाधिक याक मिलते हैं। तो साथियों, ये था अपना जीके का पेपर सोल्यूशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।